दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत मेहनत करने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे और अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हम करें। क्या हम अगली बार फिर दोबारा यूपीएससी अटेम्प्ट दें या फिर हमें इस टाइम पर अपने लिए कोई प्लान बी चूज कर लेना चाहिए। अगर हमें अपने लिए प्लान बी चूज करना चाहिए तो प्लान बी कैसे चूज करना चाहिए और उस प्लान बी को फिर यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए। हम में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई आप लोगों को अपने लिए प्लान बी कैसे चूज करना है और कैसे आप उस प्लान बी को यूपीएससी के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एडुटेप आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही स्पेशल टीचर डे सेल, जहां पर हम आपको हमारे कोर्सेज पे अप टू 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप GURU74 गुरु 74 जो है कूपन कोड यूज करके हमारे सभी कोर्सेज पे 74% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट की, जो कि बहुत मेहनत करता है, पूरे एफर्ट डालता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी सक्सेस हाथ नहीं लगती है। और धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पर हम अपने आप को इस कश्मकश में पाते हैं कि भाई हम क्या करें। अब क्या हमें दोबारा से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर हमें इसके साथ किसी और प्लान बी को भी लेकर चलना चाहिए। फिर हमारे मन में सवाल आता है कि भाई प्लान बी क्या होना चाहिए, कैसे हमें अपने लिए प्लान बी चूज करना चाहिए। तो देखो, हम कोई भी एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हम किसी प्लान बी को लेकर चलना चाहते हैं तो कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हमें प्लान बी चूज करना चाहिए, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिलेबस ओवरलैपिंग। अगर किसी दूसरे एग्जाम का सिलेबस आपके मेन टारगेट एग्जाम से 50% या फिर उससे ज्यादा ओवरलैप होता है तो आपको उसको प्लान बी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर सिलेबस ओवरलैपिंग है दूसरे एग्जाम का, इट कैन बी योर गुड प्लान बी, क्योंकि जब आप प्लान ए की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उससे आपके प्लान बी की तैयारी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई जब आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक पढ़ रहे हो या फिर मृणाल सर के लेक्चर देख रहे हो तो दूसरे एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स कुछ और प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नहीं, सेम इकोनॉमिक्स अगर आपकी दूसरे एग्जाम में भी काम आ रही है तो वो दूसरा एग्जाम आपके लिए प्लान बी अच्छा हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि भाई जो दूसरा एग्जाम आप चूज कर रहे हो क्या वो प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो रहा है, क्या वो हर साल कंडक्ट हो रहा है, क्या रेगुलर उसमें वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपको चूज करना चाहिए। एक और पैरामीटर होता है कि भाई कि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी पर्क्स अलाउंसेस ठीक ठाक होंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपको मैं एग्जाम बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलने वाली है। मैं ये कहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट या फिर टॉप पेइंग जॉब्स इन इंडिया। जो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों और भी पैरामीटर होते हैं, इनके बेसिस पे हम प्लान बी अपने लिए चूज करते हैं कि भाई उस प्लान बी को क्वालिफाई करने के बाद हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, क्या हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये सारी चीजें आपको हमारे आज के प्लान बी में देखने को मिलने वाली हैं। अब दोस्तों प्लान बी को हमने चूज करने की कंडीशन रख ली, लेकिन हमने पहले ये भी डिसाइड करना है कि भाई हमारे लिए प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे शायद महाभारत के अर्जुन बन के यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें अपनी चिड़िया की आंख यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दिखाई दे रही है, हमें उसको ही फोड़ना है। अगर हमने इधर उधर अपना जो है फोकस किया तो हमारी मेन प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाएगी। बट दोस्तों आप उस एग्जाम में ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाल चुके हो, आप बार बार तीर चला चुके हो, तीर निशाने पे नहीं लग रहा है, तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई क्या एक तीर हमारे दो तीन निशाने पे लग सकता है कि सिविल सर्विस की भी तैयारी हो जाए, किसी और एग्जाम की तैयारी हो जाए, ताकि हम दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट ले लें या फिर एक सिस्टम में एंट्री ले लें। देखो हम प्लान बी की बात क्यों करते हैं, क्यों प्लान बी हमारी जो है डिस्कशन में आ रहा है कि भाई हम अपने मेन टारगेट एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और जो हमारा ड्रीम था सरकारी जॉब पाने का वो पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या किसी और तरीके से हम सरकारी जॉब पा सकते हैं, अच्छी सरकारी जॉब पा सकते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए। और दूसरी बात कि भाई जो हमने चिल्ला चिल्ला के लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, अब वो लोग जब मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या बना, तो क्या मैं एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करके उनको बता सकता हूं कि अंकल भले ही मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बना बट मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गया, मैं आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन गया, तो एक ऐसा रिस्पेक्टेबल एग्जिट मुझे मिल जाए जो मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं शेडो कर ले और मुझे एक अच्छा एग्जिट दे दे। तो इन वजह से आपको अलग एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, आपको प्लान बी को टारगेट करना चाहिए। अब दोस्तों बात यह आती है कि भाई एक अच्छा प्लान बी क्या हो सकता है। हमने उसके लिए कुछ कंडीशन जो है आइडेंटिफाई कर ली और आप उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली अपने लिए प्लान भी चूज करते हो। कुछ बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम देना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सीएपीएफ एग्जाम देना पसंद करते हैं, सीडीएस एग्जाम देना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सीजीएल की जर्नी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे एपीएफसी ऐसे एग्जाम को ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो हम बच्चे मिस कर देते हैं। दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी के कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, और इनमें भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एक ऐसा एग्जाम जो कि हर साल होता है
और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप हमारे भारत के सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहां पर मैनेजर पोस्ट पे भर्ती होते हो। तो एक बहुत प्रेस्टीज, एक बहुत रिस्पेक्ट वाली पोस्ट और एक बहुत ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाईली इंटीग्रिटी के साथ अपना काम पिछले कुछ सालों से करती आ रही है, 1934 से करती आ रही है और कभी भी इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा है। हर साल इस एग्जाम की वैकेंसी आती है और हर साल आप लोगों को बहुत सारे बच्चे इसमें अपना कैरियर बनाते हुए दिखते हैं। तो इस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। बट दोस्तों अब हमारा सवाल ये आएगा कि सर क्या ये एग्जाम निकालना आसान है? नहीं दोस्तों, एग्जाम निकालना आसान नहीं है। बट यूपीएससी वाला बच्चा, जो सिंसियर यूपीएससी वाला बच्चा है, जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसके लिए एडवांटेज है। अब कैसा एडवांटेज है हम पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपकी क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आने वाली हैं और जो आपकी सिलेक्शन की जो है चाबी बन सकती है, की बन सकती है, हम डिस्कस करेंगे। बट दोस्तों क्या ये एग्जाम निकालना आसान है? नहीं। मैं बहुत क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ना तो ये एग्जाम आसान है और ना ही यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जाम के में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं तो लगभग 1-1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं और काफी अच्छे नंबर 70-80,000 हमें पेपर में पार्टिसिपेट करते हुए भी दिखते हैं। बट यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम है तो आप लोगों को कंपटीशन उतना ही देखने को मिलेगा और पेपर भी आसान नहीं है। तो आप सिर्फ इस वजह से इस एग्जाम में बताना कि भाई हमें शायद जल्दी सिलेक्शन मिल जाए, इजी सिलेक्शन मिल जाए, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, टफ होगा। बट मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो आप लोग अगर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो आप आरबीआई ग्रेड बी को अपने लिए चूज कर सकते हो। अब इस एग्जाम के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन आगे देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। देखिए, जब मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात करता हूं तो ये एग्जाम एक 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो करता है, जहां पर सबसे पहले होता है फेज 1 एग्जाम। फेज 1 में एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है और यहाँ पर भीड़ लगभग 1-1.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो पेपर है इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर 1 क्वेश्चन और 5 ऑप्शन होंगे। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जाते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन में, जहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको आंसर लिखना होगा। बट क्योंकि ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखने वाला सिस्टम है वो आपको टाइपिंग करके जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो फेज 2 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर, और सब्जेक्टिव नेचर कैसा है, टाइपिंग करके आपको आंसर सबमिट करने हैं। यहां पर आप लोगों की जो क्रीम निकल कर आई है फेज 1 एग्जामिनेशन से वो पार्टिसिपेट करती है। और इसके बाद थर्ड राउंड है इंटरव्यू राउंड, जहां पर आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और दोस्तों यहां पर क्रीम की भी क्रीम जो है वो सिलेक्ट होकर इंटरव्यू देती है और इसके बाद आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर फेज 2 एग्जाम में 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाता है। अगर 100 वैकेंसी आई है तो 1500 लोग जो है फेज 2 एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लगभग 300 बच्चे, अगर 100 वैकेंसीज हैं तो इंटरव्यू का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड पैटर्न मैंने आपको बताया आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम फेज 1 एग्जाम पे थोड़ी सी जो है रोशनी डालते हैं। फेज 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है और यहां पर आप लोगों के 4 कंपोनेंट की टेस्टिंग होगी। पहला कंपोनेंट कौन सा है कि भाई आप लोगों को जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आपको क्वांट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका फेज 1 एग्जाम का 4 कंपोनेंट का पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पैटर्न क्या है कि भाई आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा और 120 मिनट के टाइम में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे यूपीएससी वाले बच्चे को थोड़ा सा अपना जो पुराना स्टाइल है पेपर अटेम्प्ट करने का वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। फेज 1 एग्जाम जनरली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि भाई एक तो पैटर्न भी डिफरेंट है, स्पीड भी ज्यादा चाहिए, प्लस थोड़ा जो कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगा कैसे। तो जनरल अवेयरनेस जो है 120 मिनट में जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 80 क्वेश्चन जो है 80 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट मिल रहे हैं। 25 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सॉल्व करने हैं। देन दोस्तों रीजनिंग आती है जिसके 60 क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का मिलेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क है। 60 जो है मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का है, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड क्वांट है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग दी गई है। यूपीएससी एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। वहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कंपोनेंट के किसी भी क्वेश्चन को लिए जितना मर्जी टाइम उतना दे सकते हो। आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिए गए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर आपको ये नहीं बोला गया कि भाई किस कंपोनेंट में आपको कितना टाइम जो है डिवोट करना है, ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पर आपको कंपोनेंट वाइज टाइम दिया गया है कि भाई जनरल अवेयरनेस 2 घंटे में से 120 मिनट में से सिर्फ 25 मिनट मिलेंगे, आपको रीजनिंग के लिए 45 मिनट मिलेंगे और जो बाकी 2 कंपोनेंट हैं इंग्लिश और क्वांट वहां पर भी आपको 25 मिनट ईच मिलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर
गलत लगा के आते हो तो उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं 1 मार्क्स, तो उसकी जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25 उतनी आपको पेनल्टी लगेगी। तो जनरली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी से थोड़ी सी रिलैक्स्ड है। यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एंड दोस्तों यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ और ओवर कट ऑफ दोनों है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एक तो पेपर की कट ऑफ आई कि भाई 200 में से आपको 75 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं या फिर 80 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, वो यूपीएससी में भी आती है ओवरऑल कट ऑफ। बट यहाँ पर आपको हर एक कंपोनेंट की कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ 15 गई है, इसकी 10 गई है, इसकी 10 गई है, इसकी 10 गई है, तो आपको इनसे ऊपर नंबर लेकर आने पड़ेंगे, प्लस आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है। लेकिन दोस्तों इस फेज 1 के मार्क्स आपके आगे कहीं जुड़ेंगे नहीं, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर देखने को मिलेगा, जिसके बाद बच्चे फेज 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जो 4 कंपोनेंट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर, इनका डिफिकल्टी लेवल इन रिलेशन टू यूपीएससी एग्जामिनेशन कैसा है। अगर आप क्वांट को देखेंगे तो क्वांट यहाँ पर दोस्तों काफी टफ आता है। आप यूपीएससी में जो क्वांट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर वो टफ लग रहा है तो उससे भी एक लेवल एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई ग्रेड बी क्वांट इज वेरी चैलेंजिंग। बट दोस्तों आपको ऐसा में नहीं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ वेरी वेरी लो जाती है, 5-6 मार्क्स मैक्सिमम जाती है। तो अगर आप जो है क्वांट में एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं यूपीएससी की तरह, तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग के काफी क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन हमने देखे, और यहाँ पे भी चैलेंजिंग नेचर ऑफ रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी सीसेट से टफ रीजनिंग आती है, और इंग्लिश भी यहाँ पर यूपीएससी सीसेट से डिफरेंट और टफ आती है। लेकिन करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमेंशन देखने को मिलेगा। यूपीएससी में जब करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पे 40-50% आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गई, फाइनेंस करंट अफेयर हो गए, बैंकिंग करंट अफेयर हो गए, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फेज 1 एग्जाम यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट अगर आप फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो मेहनत करके लगभग 2-3 महीने, तो आपके लिए आगे वाली राह काफी आसान रहती है। तो यहाँ पे QRE वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। करंट अफेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, टफ नहीं कहूंगा, डिफरेंट है। आपको थोड़ा सा जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ कुछ और भी एड ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर आप करंट अफेयर को डील कर पाएंगे। तो दिस फेज 1 एग्जाम रिक्वायर्स योर कीन अटेंशन, और यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आगे आप अपना यूपीएससी वाला एडवांटेज पक्के से जो है यूज कर पाओगे। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वांट में, जब आपको मैं टफ नेचर बता रहा हूँ तो क्वेश्चन सच में काफी लेंदी और बहुत सारे जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनको मिक्स करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस जिस बच्चे की होगी, जिस बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी होगी पहले एग्जाम से, उसी को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो QRE वाले पोर्शन में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप 3 घंटे डेली 2 महीने के आसपास डिवोट कर देते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। अगर 3 घंटे 2 महीने नहीं दे सकते तो अगर 1 महीना भी अगर आप 3 घंटे क्वालिटी प्रैक्टिस कर लें तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप जो कट ऑफ लो जाती है उनको क्वालिफाई करने में कैपेबल हो जाओगे। आगे बात करते हैं करंट अफेयर की। दोस्तों करंट अफेयर में कुछ पोर्शन ऐसा है जो जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी से ओवरलैप करता है, वहां पर आपकी यूपीएससी वाली प्रिपरेशन एज काम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अमंग द टॉप 3 स्टेट विद हाईएस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया। इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है। अब आप ये जो टॉपिक है आप बहुत अच्छे से एनवायरमेंट में और ज्योग्राफी में कवर करते हो, करंट अफेयर में भी कवर करते हो, तो आपकी जो यूपीएससी वाली नॉलेज है वो आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि भाई इनमें से कौन सी एशियन की मेंबर भी है और बिमस्टेक की मेंबर भी है। जो हमारी रीजनल ग्रुपिंग है एशियन और बिमस्टेक, उनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो दोनों का पार्ट है। तो दोस्तों अगेन ये क्वेश्चन आप लोग यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करंट अफेयर में अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपकी यूपीएससी वाली नॉलेज एज सच काम आ रही होगी, बट कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ी सी एडिशनल डायमेंशन और प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। जैसे आरबीआई नोटिफिकेशन हो गई, फाइनेंस करंट अफेयर हो गए और ईएसआई के करंट अफेयर हो गए, जो थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, फैक्चुअल रहेंगे। बट अगर आप अगेन अपने करंट अफेयर की 1 घंटे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आधा घंटा और जोड़ दे डेली, तो आप आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है फेज 2 एग्जामिनेशन। और अगर यूपीएससी वाले बच्चे ने फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फेज 2 एग्जाम डील करना वो अपनी स्ट्रेंथ पे जो है चुनता है, और काफी अच्छा उसको मौका मिलता है अपनी सीरियस यूपीएससी प्रिपरेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करने का। कैसे मौका मिलता है कि भाई फेज 2 एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ये पेपर एक ही दिन में होते हैं। तो आप लोगों का जो यूपीएससी का मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है सुबह शाम, वो यहाँ पर पहले तो आपको टेम्परामेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके साथ आप लोग पेपर का जो पैटर्न देखेंगे, जैसे पेपर 1 अगर मैं देखूं और पेपर 3 देखूं तो इनका पैटर्न सेम है। पेपर 1 और पेपर 3 का पैटर्न क्या है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 मिनट में आप लोगों के सामने 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जो 30 मिनट का टाइम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का,
यहाँ पर आपके सामने जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आएंगे 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और 90 मिनट में आपके सामने जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आप लोगों को 3 जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपको इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये भी पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में बेसिकली आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है, जहां पर आप लोगों की यूपीएससी वाली एक्सपर्टीज काम आने वाली है। फिर दोस्तों एक पेपर 2 है बीच में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जहां पर आप लोगों को एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और एक जो है रीडिंग कंप्रेhension सॉल्व करनी होती है। तो अगेन यहाँ पर आपको जो यूपीएससी मेंस में आप लैंग्वेज पेपर प्रिपेयर करते हो, उसकी नॉलेज यहाँ पर आपको हेल्प कर सकती है। तो ये जो पेपर है, पेपर 2 फेज 2 एग्जाम के जो 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनमें आपका यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस काफी काम आता है और इसके जो मार्क्स है वो आपके आगे कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। इंटरव्यू के साथ जुड़ के आप लोगों को फिर फाइनल कट ऑफ देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं फेज 2 एग्जाम की बात करूं, यहाँ पर 4 एरियाज हैं। एक है पेपर 1 जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का पेपर, एक है पेपर 3 जिसको हम कहते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर, एक है पेपर 2 जिसको हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर कहते हैं, और फिर टाइपिंग का एक जो है आपको अलग प्रैक्टिस करना होता है। तो जो ईएसआई वाला कंपोनेंट है पेपर 1 जो है हमारा एग्जाम का, वहां पर आपकी ऑलमोस्ट यूपीएससी वाली प्रिपरेशन आपको हेल्प कर रही है। आप देखेंगे अभी आगे सिलेबस में कि जितने भी टॉपिक सिलेबस का पार्ट है आरबीआई ग्रेड बी के, वो ऑटोमेटिकली हमारे कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स या फिर मेन सिलेबस का पार्ट है, तो आप उनको ऑटोमेटिकली वहां पे कवर कर रहे हो। एफएम आप लोगों के लिए नया है थोड़ा बहुत, और अगर आपने इसको डील कर लिया तो बाकी चीजें आपके लिए थोड़ी मैनेजेबल है। आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टच करते हो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि जब आप मेंस का पेपर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वहां पे भी प्रेसी राइटिंग आती है, लेटर राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग आती है, रीडिंग कंप्रेhension आती है। तो ऐसे राइटिंग तो आपका यूपीएससी का अलग पेपर भी है मेंस का, तो आपको यहाँ पे हेल्प करता है। बट टाइपिंग के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप 1 महीना 1 घंटा लगा लेते हो, यू विल बी हैविंग अ गुड टाइपिंग स्पीड, जो आपको एग्जाम में आंसर कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। अब दोस्तों हम बात करें अगर पहले पेपर की, जो है ईएसआई इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पेपर 1, आप अगर इसका सिलेबस ध्यान से देखें, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जहां पर टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको दिखेंगे फेज 1 एग्जाम के फेज 2 एग्जाम के पेपर 1 के सिलेबस के, वो कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम या फिर यूपीएससी मेंस एग्जाम में कवर हो रहे हैं। आपको कोई भी जो है ऐसा टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर पेपर 1 में जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में ना कवर हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर हेल्प करती है इन मैनेजिंग द पेपर 1 ऑफ फेज 2। तो आप लोगों का यूपीएससी वाला एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आप पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग जो है सिचुएशन फील होगी, क्योंकि फैक्चुअल करंट अफेयर बेस्ड ईएसआई के क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपने फेज 1 की प्रिपरेशन में, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। बट जो फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है पेपर 1 के, वो आपको जो है काफी इजीली जो आप टैकल कर पाएंगे विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जैसे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन ब्रीफ एटलीस्ट 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 10 मार्कर और 3 15 मार्कर हैं, उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन। कोई एडिशनल प्रिपरेशन आप लोगों को नहीं करनी है, और आपका जो एक्सपर्टीज है आंसर राइटिंग का, वो भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो बच्चा बैंकिंग एग्जाम वाला है, सीजीएल एग्जाम वाला है, जो फेज 1 तो क्वालिफाई कराया, लेकिन फेज 2 में से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है, तो उससे आप जो है एक एडवांटेज लेकर यहाँ पर बैठे हुए हो। आपके पास एडिशनल एडवांटेज क्या है कि भाई आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले ही अच्छी खासी करके आ रखे हो। अगर दोस्तों मैं दूसरे पेपर्स की बात करूं फेज 2 एग्जाम के, तो इंग्लिश का पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर 2। यहाँ पे क्या आता है कि ऐसे आता है, आपको 4 टॉपिक मिलेंगे, आपको किसी भी टॉपिक पे 600 शब्दों में ऐसे लिखना है। फिर प्रेसी राइटिंग आती है, फिर कंप्रेhension आती है। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में या क्वालिफाई करके यूपीएससी मेंस देने गए हो, तो आपको वहां पर भी ऐसे देखने को मिलता है, रीडिंग कंप्रेhension देखने को मिलती है, जो हमारा पेपर 7 है, ठीक है, सॉरी पेपर 7 है, राइट। प्रेसी राइटिंग देखने को मिलती है, ट्रांसलेशन देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक हमारे यूपीएससी से ओवरलैप हो रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी एडिशनल मेहनत कर लो टाइपिंग स्पीड की, प्लस रूल्स वगैरह अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि यूपीएससी में हमारे रूल्स इतने हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि 75 मार्क्स का ही पेपर है, 75 मार्क्स लाने तो 300 में से क्वालिफाइंग नेचर का है, बट यहाँ पर मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो इसकी अराउंड 1 मंथ, तो आप काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको भी ऐसे के टॉपिक भी दिखाऊंगा जहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि भाई हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन इन ऐसे के टॉपिक्स को डील करने में हमारी हेल्प कर सकती है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे के टॉपिक्स दिखाऊं, तो आपको ये जैसे 4 टॉपिक मिले हुए, आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी ई रूपी, इनोवेटिव मोटिवेशन मेथड्स फॉर मॉडर्न एम्प्लॉय अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, मल्टी लिंग्विस्टिक सोशल मीडिया अकाउंट फॉर बिजनेस नीड।
ये टॉपिक आपको शायद बहुत इजी लग रहे होंगे कंपेयर टू वो टॉपिक जो कि यूपीएससी काफी फिलोसफिकल अपने ऐसे पेपर में पूछता है। तो यहाँ पे अगेन यूपीएससी वाली जो नॉलेज है आप लोगों की वो हेल्प करेगी इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डील करने में। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यूनिक पोर्शन आएगा फेज 2 का, जहां पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, जहां पर आप लोगों को एडिशनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट ये मेहनत आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बाकी 2 पेपर्स को डील करने की मेहनत आपने पहले ही कर रखी है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है, एफएम वाले सिलेबस की हम बात करें पेपर 3 की, उसमें मैनेजमेंट कंपोनेंट ऐसा है जहां पर आप लोगों को काफी बारीकी से जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने यूपीएससी में टच कर रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये टॉपिक आपने टच कर रखा है यूपीएससी प्रिपरेशन में। आप लोगों ने एथिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रखी है जीएस 4 में। तो ये जो टॉपिक्स हैं टफ नहीं है लेकिन ट्रिकी है। और यहां पर अगर आप 25 दिन 2 घंटे या 3 घंटे डेली दे देते हैं तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस कंपोनेंट्स वेल। और दोस्तों स्कोरिंग पार्ट है और यूपीएससी वाले बच्चे काफी अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि थ्योरी पढ़ने की तुमको आदत हो चुकी होती है, आप पॉलिटी हिस्ट्री अच्छे से कवर करके आ रहे हो। तो ये टॉपिक समझने जो है डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होते हैं, आपका इतना अच्छा एक एप्टीट्यूड बन चुका होता है। तो बट ट्रिकी पोर्शन आपको जो है हैंडल करना है और अगर आप इनको हैंडल कर लो यू कैन इजीली स्कोर 45 और 40 प्लस मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। मैनेजमेंट से 50 जो है मार्क्स का पेपर आएगा और सेकंड कंपोनेंट है फाइनेंस, जो बच्चों को चैलेंजिंग लगता है और दोस्तों चैलेंजिंग है भी, थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है। बट यहां पर भी मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से आपको ओवरलैपिंग दिखेंगे, जैसे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूपीएससी से कॉमन है। देन दोस्तों आप लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन वहां पे भी पढ़ते हो, आप बजट वहां पे भी पढ़ते हो, आप बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन वहां पर भी पढ़ते हो। तो ये टॉपिक हमारे यूपीएससी से ओवरलैपिंग है, अराउंड 25 से 30% सिलेबस हमारा यूपीएससी से ओवरलैप करेगा। और बाकी टॉपिक के लिए अगेन अगर आप 25 दिन 2 घंटे दे देते हो इट विल बी गुड, आप अच्छे से इस कंपोनेंट को भी डील कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आ रहे हैं। अगर आप पेपर देखोगे ध्यान से तो एक करंट अफेयर बेस्ड आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इट रिक्वायर्ड द गुड प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर नॉट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टू डील विद सच क्वेश्चंस। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर हेल्प कर सकती है। तो अगर मैं पूरा सार निकालूं इस पूरी वीडियो का तो प्रिपरेशन जो है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए आरबीआई ग्रेड बी की करना टफ नहीं है। बट कौन से ऐसे एरिया होंगे जहां पर उनको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा कि भाई एक तो फेज 1 एग्जाम हमें उसको अच्छे से डील करना है, लगभग 1-1.5 महीने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और फेज 2 एग्जाम में हमें यूपीएससी वाले पोर्शन को रिवाइज करते रहना है, उनको टाइप करके हमें जो है प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की। और तीसरा हमें एफएम पे थोड़ा अपना फोकस रखना है क्योंकि ये कंपोनेंट हमने शायद डील अच्छे से नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने बहुत कम सिलेबस पहले प्रिपेयर किया हुआ है। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की और अच्छे से प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हो, इसको डील करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई एक बार आप अंचित सर का वर्कशॉप पक्का अटेंड करिएगा। ये वर्कशॉप आपका हर वीक होता है फ्राइडे को। आप इसको कहाँ पे अटेंड कर सकते हैं जाके मैं बताऊंगा आपको, रजिस्टर कैसे करना है बताऊंगा आपको। तो एक और हमारे मन में सवाल ये आएगा कि सर ये आरबीआई ग्रेड बी क्या आईएएस आईपीएस से अच्छा है? तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि नहीं भाई, आईएएस आईपीएस का लेवल अलग है, ठीक है, वो पावर में बहुत हाई है, वो स्टेटस में बहुत हाई है, वहां पर आपको गाड़ियां और असिस्टेंट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। आरबीआई ग्रेड में वो चीजें नहीं है। नो डाउट स्टेटस बहुत है भाई, आप मैनेजर हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है, सैलरी बहुत तगड़ी है कि भाई यहाँ पर आपको लगभग 1,22,000 1,25,000 के आसपास सैलरी पर मंथ देखने को मिलेगी अपने अकाउंट में। लेवल 10 की जो सैलरी है यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद उससे ऊपर ही सैलरी है, तो आपको सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पावर है, जो रुतबा है, वो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर का काफी अच्छा है, आईपीएस ऑफिसर का काफी अच्छा है। तो आप उस चीज में इसको कंपेयर मत करिएगा। यहाँ पर आप पावर के लिए नहीं आ रहे हो, यहाँ पे आप रिस्पेक्ट के लिए, एग्जिट के लिए और कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी और पर्क्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। और ये वर्कशॉप आप लोगों ने मिस नहीं करना है, मैं बार बार कहूंगा आप लोगों को। अंचित सर का वर्कशॉप है, डोमिनेशन वर्कशॉप, जहां पर आप लोगों को क्लियरली पता लगेगा भाई किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको इस कंपोनेंट्स को हैंडल करना चाहिए। एंड मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमारा एक ऑफर चल रहा है जहां पर हम आप लोगों को 4 से 6 सितंबर स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कोर्सेज पे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे। तो आप गुरु 74 कूपन कोड यूज करके इन डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो। एंड दोस्तों इसको अवेल करने आपने कहाँ जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन के जो है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप लोग हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स पेज पे पहुंचेंगे और यहाँ पर आप लोगों को जो है आरबीआई ग्रेड बी का फुल वीडियो कोर्स, जहां पे आप लोगों को कंप्रेहेंसिव फेज 1 एंड फेज 2 की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। देन आप लोगों को लाइव क्रैश कोर्स अगेन, जहां पर आप लोगों को 9 या 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, वहां पर आपको क्रैश कोर्स के थ्रू आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो हमारे कोर्सेज आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक बार अपना मन बना लो, थोड़ा मजबूत हो जाओ कि भाई करना भी है नहीं करना है, और अगर करना है तो आपको जुट जाना चाहिए क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है और आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी अच्छा जो है टाइम मिलेगा और आप उसको क्रैक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।